41। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम 41 से 45 क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये हमारे 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो 41 क्वेश्चन है, द अंडरलाइंग पर्पज़ ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू, कि हमें पर्पज़ बताने हैं इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन के हैं उसका क्या पर्पज़ है। फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट टू इन्वायरमेंटल चैलेंज, या बी हेल्प फेस इन्वायरमेंटल hazards, या सी प्रमोट इंडिविजुअल्स क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एमर्जिंग इशूज़, या डी इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, या ई ऑप्शन है इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग इन्वायरमेंटल इशू। ये हमारे पास है ऑप्शन। तो पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उसके बाद आप खुद इसके आंसर जान जाओगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कौन से इनमें रिलेटेड हैं। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम देखते हैं वो जो इसमें रिलेटेड नहीं है, कि हमारे पास जैसे एडजस्टिंग टू इन्वायरमेंटल चैलेंज एंड फेसिंग इन्वायरमेंटल hazards आर स्किल पीपल लर्न नेचुरली विद एक्सपीरियंस आवर जनरेशन, ठीक है, ओवर जनरेशन। तो जो हमारे पास पॉइंट थे इसमें दो, कि एडजस्टिंग टू इन्वायरमेंट चैलेंज जो हम फेसिंग करते हैं अपने जो भी इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये दोनों तो इंसान नेचुरली ही अपने जब इनका सामना किस तरीके से करना है, कैसे इनको रोकना है, जब भी अपने देश में कुछ भी जैसे कोई भी इन्वायरमेंटल चैलेंज आते हैं, जैसे बाढ़ आओ, सूखा हो, तो जो भी हम उनके लिए तो हम खुद तैयार रहते हैं, या कहते हैं कि हम खुद उसको एक्सपीरियंस से हमारी जनरेशन उसको सीखती रहती है। उसके लिए हमें कोई एजुकेशन स्पेशल नहीं बताना पड़ता कि अगर बाढ़ आ जाए या पीड़ितों के लिए आपको क्या करना है, क्या, तो वो तो हमारे खुद एक्सपीरियंस। लेकिन जो हम एजुकेशन में सिखाते हैं कि जिससे खतरा आए ही ना, ठीक है, हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ही पढ़ाएंगे किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को रखना है सही, ताकि हम मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। However, they need to be taught to be proactive and minimize risk. So, environmental education promotes क्या करती है, ध्यान रखना, देखो एजुकेशन प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एमर्जिंग इशूज़, मतलब कि हम एक क्रिटिकल थिंकिंग एमर्जिंग इशू को क्या करती है, प्रमोट करती है। इंक्रीज करती है पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट इशू, क्यों लोगों को अवेयरनेस हो। अब जैसे हम अपने इन्वायरमेंट हमारा गंदा हो रहा है, आज कितना पोल्यूटेड हो रहा है, लोग देखते नहीं हैं, जगह जगह पर हम डस्ट गिरा देते हैं, कहीं पर हम पॉलीथीन गिरा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हम अपने इन्वायरमेंट को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब के जो हमें एक अवेयरनेस फैलानी है, कि यहाँ पब्लिक अवेयरनेस के लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट को अपने क्लीन रखना है। एंड इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और ये सिखाना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब कभी भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, जैसे इन्होंने कोई भी जैसे बाढ़ कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं कोई भी अपनी स्किल्स के इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग इन्वायरमेंट इशू के, जब हैंडल करने के लिए किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो ये इसके पॉइंट है कि हाँ, हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हमें ये सिखाया जाता है। अब देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पर है हमारे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि एडजस्ट करना इन्वायरमेंटल चैलेंज, जो हमने क्या पढ़ा है कि ये तो हम अपने आप ही सीखते रहते हैं एक्सपीरियंस से, या हेल्प फेस इन्वायरमेंटल hazards। तो सी हमारा ऑप्शन है प्रमोट इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एमर्जिंग इशू, ये भी बताया हमने। डी ऑप्शन है हमारा इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, के बारे में अवेयरनेस करना लोगों को। और ई ऑप्शन है हमारा इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग इन्वायरमेंटल इशू। तो ये तीन ऑप्शन हमारे जो हमारे अंडरलाइन होंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे। तो सी डी ई जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 42। एक्सप्लेनेशन के साथ है, देखो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जैसे हमारी ये वीडियो खत्म हो, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की स्टार्ट करूँगी या रिसर्च एप्टीट्यूड की। क्वेश्चन के साथ मैं इसलिए कर रही हूँ, क्या क्वेश्चन के साथ साथ एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमसे क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हर हमारे जो क्वेश्चन होता है हमारे में 4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। जब हम उन पॉइंटों को कंपैरिजन करके सीखते हैं ना, तो हम और क्वेश्चन भी हमारे साथ साथ लर्न हो जाते हैं, ठीक है, हमें उनके बारे में भी नॉलेज साथ ही साथ मिलती रहती है। तो स्टेटमेंट है, हम ये 42 क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 1, लॉन्ग स्ट्रेच
of major rivers of India have very low biochemical oxygen demand BOD, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यूज। भारत की प्रमुख नदियों के लंबे विस्तार में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मूल्य बहुत कम है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन रिवर्स ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू इट्स टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो, कि ऑक्सीजन की नदियाँ अपने शांत और तीव्र प्रवाह के कारण हवा में फैलकर भी जो ऑक्सीजन क्या करती हैं, कैसे ऑक्सीजन किस तरीके से नदियाँ ले लेती हैं अपने तीव्र प्रवाह के कारण और अशांत अपने उसके कारण हवा में फैलकर ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या कौन सी गलत है। तो पहले हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, द पोल्यूटेड लोकेशन in a continuous sequence are defined as polluted river stretch and categories in 5 priority class based on BOD। 5 कैटेगरीज में इसको बांटा गया, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कॉन्सेंट्रेशन एक्सीज टू, किस तरीके से इनका लेवल होना चाहिए, इस तरीके से बांटा गया है। पहले है लेवल 30 mg या सेकंड मतलब कि BOD मतलब कि ये जो हमने अभी बताया है आपको बायोकेमिकल, ये जो BOD बिटवीन 20 या 30 या BOD बिटवीन 10 और 20 के बीच में, ठीक है। तो ये इनका एक बताया गया है, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। निरंतर अनुक्रम में प्रदूषित स्थान को प्रदूषित नदियों के विस्तार और रासायनिक ऑक्सीजन की मांग के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। BOD स्तर तक एकाग्रता 30 mg, 20 और 30 mg एंड 10 और 20 mg के बीच। प्रदूषित नदियों के विस्तार की पहचान के लिए पानी की गुणवत्ता के आंकलन से पता चला है कि भारत में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी नदियाँ और धाराएँ हैं जो जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करती, कि जो जैसे देखते हैं ना कि हाँ रिवर का जो चेक करते हैं कि कितना कैसा लेवल है या कितना वाटर अच्छा है, जो भी उसके बारे में रिक्वायरमेंट होती है हमारे पानी की नदियों के बारे में, कि वो उनकी गुणवत्ता जल गुणवत्ता को वो पूरा नहीं करती है हमारी ज़्यादातर नदियाँ, ठीक है। नदी प्रणाली ऑक्सीजन का जो उत्पादन करती है और उपभोग दोनों करती है, ठीक है। नदी हवा और शांति क्रिया के माध्यम से वायुमंडल और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। तो इसमें हमारा आंसर है छुपा हुआ कि कैसे वो अपनी ऑक्सीजन ले लेती है, वो अपने तीव्र प्रवाह के कारण हवा में फैलकर वो पानी मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। और फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग मूल्य बहुत कम है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें राइट हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो हमारी है वो है करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन पर। द ओनली UN treaty record to environmental issue which has been ratified by all 197 UN member states is पर्यावरण मुद्दों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है, जो हमारी संधि बन UN ट्रीटी जो है, जो हमारे पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल इशू है उनसे रिलेटेड, जिसमें सभी 197 संयुक्त राष्ट्रों सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो हमें इसमें बताना है कि इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड कौन सी इसमें ट्रीटी है हमारी, ठीक है। तो इन्होंने 4 बताई हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, सेकंड पेरिस एग्रीमेंट, सी है क्योटो प्रोटोकॉल या बेसल कन्वेंशन। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है। तो हमारी जो पहले मैं बता देती हूँ, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो तो हमारा रिलेटेड है किस चीज़ से, क्लाइमेट चेंज से। ध्यान रखना ये बात, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड, अगर यहाँ पर आता है कि क्लाइमेट चेंज से हमारा जो संधि है या हमारा जो भी प्रोटोकॉल है वो कौन सा रिलेटेड है, तो वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और पेरिस एग्रीमेंट भी जो क्या है वो भी हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और हमारा जो बेसल कन्वेंशन है ये रिलेटेड है हमारा रेगुलेट द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हाजर्ड्स एंड अदर वेस्ट, ठीक है।
तो जो वेस्ट है, जो भी जिस वेस्ट से हम जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा है, जैसे प्लास्टिक ही लगा लो, हमारे इन्वायरमेंट में फैली है, जो वेस्ट फैला है उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंसान को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही जो कन्वेंशन है वो रिलेटेड है हाजार्ड वेस्ट और अदर वेस्ट से। पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट और क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लाइमेट चेंज से। तो ऑप्शन कौन सा ओबियसली राइट तो होगा हमारा मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो रिलेटेड है वो इन्वायरमेंटल इशू से। अब हम जानते हैं कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है द मॉनिटरी प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर इज द लैंडमार्क multilateral environmental agreement that regulate the production and consumption of nearly 100 man-made chemicals referred to as ozone depleting substance। ये ODS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। देखो ये है कि जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है कि जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को जो नुकसान है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि जो इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं 100 के आसपास केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्षय कर रहे हैं। तो वो उसके बारे में है कि किस तरीके से वो सब्सटेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारी ओजोन लेयर को वीक बना रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ये क्या होते हैं, जब व्हेन रिलीज टू एटमॉस्फेयर, जब ये जो केमिकल्स हैं ये और एटमॉस्फेयर पे हमारा रिलीज होते हैं, दीज केमिकल्स डैमेज द, तो ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर वो है जो हमें अल्ट्रावायलेट जो हमारे कि जो अल्ट्रावायलेट जो आती है सूरज की, उससे हमारा बचाव करती है इंसान का, और उसी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं केमिकल। तो वो इसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से इसको रोका जाए, उन केमिकल्स को किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में फैलने से या सब्सटेंस को किस तरीके से रोका जाए, ठीक है। Stratospheric ozone layer are protective shield that protects human and the environment from harmful levels of ultraviolet radiation from the sun। की जो रेडिएशन आती है सन से तो उससे हमारी रक्षा करती है ये ओजोन लेयर। एडोप्ट ऑन 15 सितंबर 1987 द प्रोटोकॉल इज 15 सितंबर 1987 में हुई थी। To date, the only UN treaty ever that has been ratified every country on earth, all 190 जो भी हमारे यूनाइटेड नेशन जो भी हमारे उसमें जुड़े हुए हैं संधि से। तो ये हमारी संधि किस चीज़ से, इन्वायरमेंटल इशू से, जो भी नुकसान पहुंच रहा है जिस तरीके से हमारी ओजोन लेयर को। नेक्स्ट है हमारा 44 को व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ IOT की फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, या बी ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या सी है इंटरनेट ऑफ थिंग, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो राइट आंसर है इसका वैसे IOT की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखते हैं क्या है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IOT refers to the billions of physical devices around the world that are not connected to the internet, all connecting and share data thanks to the arrival of super chip computer chips and ubiquity of wireless network। it is possible to turn anything, किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो रहा है, हर चीज़ हर जगह तक नेटवर्क आज पहुंच रहा है। it is possible to turn anything from something as small as a pill to something as big as an aeroplane into a part of the IoT, कि चाहे वो कहीं भी पहुंच रहा है हमारा नेटवर्क जिस भी तरीके से, चाहे छोटी चीज़ में चाहे बड़ी चीज़ में, तो वो एक हमारा आज के टाइम में जो हो रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी है IoT की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 क्वेश्चन। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। तो हमें बताना है इसका फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। ऑप्शन ए है .docs, बी है .png, सी है डी ऑप्शन DOC डॉक, एंड डी है .jpg। पहले तो देख लेते हैं कि जो डॉग है ये क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर है वैसे ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन है डॉग्स, ठीक है। तो हमें पहले बताना है कि है क्या, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये DOTCX भी आ सकता है और DOS भी, ठीक है। तो डॉग जो है ये भी है, तो ये यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
डॉक्यूमेंट, तो है ये यही है, लेकिन ये इसका क्या हो गया, ओल्ड वर्जन हो गया, और जो डॉक्स है इसका न्यू वर्जन है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डॉक्स है। वैसे डॉक भी जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो डॉक इज़ द ओल्डर वर्जन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्स इज़ द न्यूअर वर्जन फ्रॉम वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ऑनवर्ड, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हो कि इनके डिफरेंस क्या है। और मैं पहले बता देती हूँ PNG, जो इसमें ऑप्शन है पहले हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर पापर डॉग जो भी है ये मैंने लिखा ही है। पहले मैंने इसमें डिफरेंस बता दिया क्योंकि हम देखते हैं तो ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ही है, ये भी हमारा, तो लगता है कि ये क्यों है, यही है कि ओल्ड वर्जन है बट ये हमारा न्यू वर्जन है। PNG क्या है, PNG जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स से रिलेटेड है, और जो JPG है इज इज़ वाइड यूज कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट फॉर कंटेनिंग डिजिटल इमेज। ये हमारा जो है इमेज से रिलेटेड है, ये ग्राफिक्स हमारा नेटवर्क है, तो इसकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स की फुल फॉर्म भी है। और तो डॉक, अब देखते हैं मैं डॉक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007, ठीक है। आगे एक आता है DOCM डॉक्यूमेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है डॉकम। अगर GOCX है माइक्रोसॉफ्ट, ये वर्ड डॉक्यूमेंट हमारा है ही, जो मैंने इसमें आपको डिफरेंस बता ही दिया है। DOT डॉट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट बिफोर वर्ड 2000, ये टेम्पलेट से है। डॉक्स है .x, ये है DOCX, ये है DOTX माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट, ठीक है। क्योंकि ये साथ में ये इनके आपस में इस तरीके से ही ये जुड़े हुए हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A DOCX। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। एक तो वीडियो इसकी और बनेगी 5 है, उसके बाद हम लगातार या रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे भी होगा तो एक सब्जेक्ट को उठा के उसके क्वेश्चन और साथ में एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। थैंक यू।